आज हम आप लोगों को जो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने जिस तरह प्रोबेबिलिटी के मतलब पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी गुंजाइश का नाम होता है। तो अगर आप लोगों ने जो है ना प्रोबेबिलिटी आपको नहीं समझ आती तो इस पर हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर व्यू कीजिएगा, मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। लफ्ज़ आ रहा है यहाँ पे टोटल। टोटल का मतलब है एक मुकम्मल प्रोबेबिलिटी। तो होता यह है कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं पता करना चाहता हूँ कि ए इवेंट जो है हमारे पास, यानी ए इवेंट वो एसोसिएटेड है बी इवेंट के साथ, जिस तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर देखते थे। और फ़र्क ये कि जो बी है ना वो होल बी नहीं है, वो इस तरह इक्वल है। अगर आपको पॉइंट ना समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। बेसिकली होता ये कि हम लोग जब नॉर्मल्स काम करते थे वहाँ पे तो जो इवेंट ए होता था वो इवेंट बी के जो था एसोसिएटेड होता था, यानी अगर इवेंट बी ओकर करे तो ए ओकर कर सकता था, जिस तरह हम लोग इस तरह पढ़ते थे यहाँ पे, जो सिंपल थी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है कि बी जो है ना वो मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है, वो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि तो ये हिस्सा हो गया B1, ये हिस्सा हो गया B2 और अप टू सो ऑन बी के। पॉइंट ये है कि अब ए जो है ना एसोसिएट है इवेंट बी के साथ, लेकिन अब वो इवेंट बी जो है ना अकेला इवेंट नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इवेंट्स का जो है वो पार्ट्स हैं। तो अब हम लोगों ने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो इस तरह कि उन पार्ट्स ऑफ बी से फिर क्या प्रोबेबिलिटी कि ए इवेंट ओकर करेगा, उसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जो इसकी इक्वेशन होगी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की, वो बेसिकली इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओकर कर सकते हैं अगर B1 ओकर करे, यानी B1 के साथ रिलेशन, या ए ओकर कर सकती है अगर वो B2 हो, एंड अप टू सो ऑन ए ओकर कर सकती है अगर वो हो बी के, यानी लास्ट पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बेसिक पॉइंट या प्रोबेबिलिटी का समझ आ गया हो। और चूँकि ये सारा इंटरसेक्शन है बेसिकली, इसको हम लोग इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के। दैट्स इट। पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन नहीं पुट करना पड़ा बाकायदा के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन, सॉरी इधर P आना था, इंटरसेक्शन A1 नहीं था, अगेन B1 B2, जिस तरह हम लोग अक्सर जो है वो करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो होते हैं ना पार्टीशंस, यानी जो बी हम लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स का पार्ट्स हैं, उनमें वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर जो है ना माइनस की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी कि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो अगर वो जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका मतलब है कि वो इस तरह इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो उसके साथ फिर आता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन चूँकि हम लोग अगर पहले के जो पार्टीशंस हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं नेचुरली, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम आपको जो है एक एग्जांपल जो है वो दे रहे हैं जिससे थ्रू आपको और समझ आए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। मान लीजिए कि ये है नंबर ऑफ BCA स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो 30 है, नंबर ऑफ BBA स्टूडेंट्स हैं वो है 50 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स के वो है 20। और ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर सी, यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए। टोटल स्टूडेंट्स है 100। अब सवाल इस तरह है कि हम लोगों से वो कह रहा है कि क्या चांस है कि ये मान लीजिए तमाम स्टूडेंट्स जो है 30, 50, 20 एक क्लास के अंदर हमने सबको मिक्स कर दिया तो ये टोटल 100 बन गए। यानी इन 100 में हम कह सकते हैं कि जो मिक्सड बैठे हुए उनमें BCS भी है, BBA भी है, आर्ट्स भी है। पॉइंट ये है कि क्या चांस होगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट को पिक करूं तो वो स्टूडेंट जो है ना ए ग्रेड के साथ हो। यानी पॉइंट मेरा ये है कि अभी हम लोग ग्रेड को नहीं डिस्कस कर रहे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर जो है ना स्टूडेंट हमने कोई भी पिक किया है वो बेशक किसी ग्रेड से, चाहे BCS हो, BBA हो या आर्ट्स से हो, क्या चांस है कि वो जो है ना उसका जो ग्रेड है यानी मार्क्स जो है वो ए ग्रेड है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी अगर हम लोग इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ अगर गिवन कर दें, वो ये है कि जो BCA स्टूडेंट्स हैं ना उनमें 7 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने ए ग्रेड लिया है, 12, और जो BBA स्टूडेंट्स हैं यानी 50 में से 12 हैं जिन्होंने ए ग्रेड लिया हुआ है। फिर बात कीजिए लास्ट की, तो लास्ट में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए ग्रेड लिया है। अब इसको हम लोग जो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्रेड ए है ये हम लोग इसका रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ ग्रेड ए स्टूडेंट्स अगर वो हो फ्रॉम ए सेक्शन से जो है BCS वह 7। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाए तो प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है कि ए ग्रेड के अंदर यानी BCS के थे 30 स्टूडेंट्स,
तो 30 स्टूडेंट्स में से हमें पता है कि 7 जो है ए ग्रेड, तो इस तरह हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। यही चीज़ हम लोग करेंगे बी सेक्शन के लिए और सी सेक्शन के लिए। इस तरह फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड 12 और 50 चूँकि ज़ाहिर सी बात है बी सेक्शन यानी बीबीए के अंदर स्टूडेंट्स ही इतने थे। इस तरह फिर अब हम लोग जो है ना इधर आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई इशू आता है मेरी टीचिंग मेथड में, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, हम उस हिसाब से जो है ना उसको एडजस्ट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को जो है सिंपल रखूँ यहाँ पे, लेकिन फिर मुझे यकीन है कि मैं जो है गलती कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग जो वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो यहाँ पे हो गए 3 और 20। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम लोगों ने किया क्या है। अब हमसे कहा जाता है भाई मुझे एक ऐसा स्टूडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो स्टूडेंट मैं पिक करूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किस ग्रेड से है, मुझे बस ये फ़र्क पड़ता है कि वो जो है ना उसका आएगा ए ग्रेड होना चाहिए। अब हम लोगों ने करना यहाँ पे ये है कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वेशन थी जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी यहाँ पे, वो ये कि कह रहा है ग्रेड ए फाइंड करके दो। इस तरह के हमें पता ही है कि वो ग्रेड ए जो है उसका ताल्लुक ए सेक्शन से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका फिर ताल्लुक हो सकता है ग्रेड ए के स्टूडेंट का ताल्लुक बी सेक्शन के साथ, यानी जो बीबीए का, नहीं भी हो सकता। उसका ताल्लुक हो सकता है इसको यूनियन ऑफ सेक्शंस कहते हैं, इसी इंटरसेक्शन उसी ग्रेड ए का स्टूडेंट का हो सकता है सी के साथ। और फिर हम लोगों ने, अगर आपको याद हो इक्वेशंस वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे इसी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो बेसिकली ये इसकी इक्वल था, ग्रेड ए ओवर ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेसिकली यस ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस, उम्मीद करो यहाँ तक आपको समझ आई। ये तो इसको जो है ना हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उधर ले गए, तो फिर हमें इस तरह इनकी जो है डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाती हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी वो मान लीजिए वो स्टूडेंट हमें पता है कि इसी स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी से ताल्लुक़ रखता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए ओवर ए प्लस। अच्छा, अगर आपको इस इक्वेशन की समझ नहीं आ रही, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये है इक्वेशन क्या, इसकी जनरल फॉर्म। फिर हो सकता है उसका ताल्लुक होगा बी सेक्शन के साथ। उस बी सेक्शन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो है ग्रेड ए ओवर बी। इस तरह फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उसका ताल्लुक ही ग्रेड ए के साथ है लेकिन है फ्रॉम सी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है बेसिकली इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। जैसे याद होगा जब हम लोग जितनी प्रोबेबिलिटी के से पहले क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर हमें पता था कि हमें इवेंट फिक्स था, डिवाइडेड नहीं था। ठीक है, जिस तरह अभी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं कि टोटल इवेंट्स आ जाते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के, एक सिंगल पार्ट था। तो बेसिकली इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी ऑकर करेगा ए सेटिस्फाइड है। तो हम कहते थे अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको पता हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी, या बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है इसकी बाकायदा इक्वेशन। और इसके अलावा अगर आपने वो देखी हो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे तो हमने इसका जनरल फॉर्म भी आपको जो है करके दिखाया हुआ, हम दिखाते हैं एक मिनट। वो हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पे मैं इसको ज़रा साफ़ सुथरा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ। ये है उसकी इक्वेशन वगैरह जो जनरल फॉर्म में थी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने आपको जो है उसके अंदर सिखाया कि किस तरह इसी इक्वेशन को जो है ना हम ब्रेकअप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन के साथ। तो ये थी इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके साथ जो ए इवेंट ऑकर कर रहे हैं, फिर यूनियन अप टू सो ऑन। फिर हम लोगों ने आपको सिखाया कि इधर से भी जो है ना हमारी इक्वेशन निकल सकती है, उस तरह हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं और इसको बहुत ईजी और ईजी बना देते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ वापस आ जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकती है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है एक मिनट बस दीजिए, यस, जो जी ए है, जी बी, जी सी, हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पहले ही फाइंड कर ली हैं, जो हमारे पास 730, 1250 और इस तरह। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो है 100, और जो ए सेक्शन स्टूडेंट्स है वो है 30, तो 30 ओवर 100। तो ये 30 ओवर 100 हुआ। फिर इसको आपने डिवाइड कर दिया उसके साथ, डिवाइड नहीं, 7 ओवर 30, फिर प्लस हम लोग इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे, हम इसको प्लस कर देते हैं
50/100 यानी 100 में से 50 स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक्सप्लेन करता है। फिर 12/50 और फिर यहीं पे मैं छोटा एक प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, 100 में से 20 स्टूडेंट्स। फिर प्रोबेबिलिटी क्या, उन 100 में उन 20 में से हमारे पास वैल्यू इतनी आती है, यानी कि ए तो इस तरह। ओके, इस सब को कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस स्टूडेंट को हमने चूज़ किया हो इन 100 स्टूडेंट में से वो ग्रेड ए से है, तो वो इक्वल होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए, वो इक्वल है आपके पास 0.22, जो कि बनता है 22%। ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करने का तरीका। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है ना बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर आपको जो है समझ टीचिंग मेथड नहीं पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। अभी हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर, क्योंकि मैं समझता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और छोटी वीडियोस ही बेहतर रहती हैं। जो अगली वीडियो आएगी वो होगी बायस थ्योरम से, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख के फिर उस वीडियो की तरफ मूव कीजिए, तभी आपको समझ आएगी बायस थ्योरम की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करेंगे सारा।